लव जिहाद में आप देखोगे कि एक हिंदू लड़की यदि फंस जाती है तो उसे मुक्ति नहीं है, मुक्ति केवल मृत्यु से है या फिर एक यौन दासी बन करके वो रह जाएगी। 15 साल की बच्ची मतलब क्या एज होती है उनकी, वो तो आप जिस तरह से उसको ले जाना चाहो वो स्थिति जो है उनकी हो जाती है। ऐसी कई कहानियाँ पढ़ोगे जहाँ पे वो अपने देवर के साथ सोने को विवश है, लड़के के मित्रों के साथ सोने को विवश है, लड़के के बाप के साथ सोने को विवश है। मतलब आप आजीवन एक बलात्कार के कुचक्र में आप फंसी रहिए। ये इस तरह के उपक्रम करते हैं जिसमें आप परपेचुअली हिंदुओं को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं। ये जिहाद का जो पर्पस इनके मन में आया है, ये आ कहाँ से रहा है? ये मदरसों से आता है और कहाँ से आएगा। हम हर दिन देख रहे हैं कि बम कौन फोड़ रहा है, कौन फट रहा है देह में बम बांध करके, उनके काले झंडे पे सफ़ेद अक्षरों में क्या लिखा हुआ है सबको पता है। IITs में तुम गए हो, तुमने MBBS किया हुआ है और MBBS करने के बाद तुम सोच रहे हो कि यार अमोनियम नाइट्रेट ला के इससे बम कैसे बना ले। पंचर वाले टारगेट नहीं हो रहे, पान वाले टारगेट नहीं हो रहे हैं, अब तो हमारे एजुकेटेड मुस्लिम, अरे एजुकेटेड मुस्लिम बम बना रहा है। 8 साल के बच्चे का मुरादाबाद का एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें वो बोल रहा है कि हमारे मौलवी जी कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसा करके लाओ, उसके साथ हम गंदा काम करें। 8 साल का बच्चा ये कह। तो सर इस पे सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट को मदरसों की ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसको क्लाउड पे डाल दो कि एनीबॉडी कैन लिसन टू व्हाटएवर इज बीइंग टॉट देयर। लड़कों के साथ आप मदरसा मौलवी रेप लिखिए, यंग बच्चे 5-6 साल के हैं उनका रेप हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी को एक सॉफ्ट आइडल की तरह दिखा रही है? एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने से क्या वो अच्छी है या बुरी है, हमको ये जानने में इंटरेस्ट है। बंगाल की महिलाओं की क्या स्थिति है। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री यदि बोले कि रेप जो है वो मतलब ठीक है, वो उसका तो प्रेम संबंध चल रहा था तो रेप हो जाएगा। मैंने वो बंगाल देखा है और मेन स्ट्रीम को वो बंगाल नहीं दिख रहा है। जाकर के कवर करो भाई। जिसके घर के बच्चों किसी का गर्दन काट दिया गया था, किसी को मार दिया, किसी को कटीले तार में लटका करके आग लगा दिया, भयावह स्टोरीज मैंने सुनी और वो कभी आई नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया। ऐसी घटिया घटिया टिप्पणियाँ की हैं कि माँ की चिता भी ठंडी नहीं हुई और अभी भी UGC पे लिख रहा है। तुम्हारा मैं अपना था, तुमने मुझे हाउस अरेस्ट कैसे करवा लिया। तुम केवल एक अवसरवादी कुत्ते हो जिसको हड्डी जब तक मिल रही है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। यू आर नॉट चैलेंजिंग, किसी को तुम बता नहीं रहे हो कि ये तुम्हारे साथ गलत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी के विशेष पॉडकास्ट सीरीज और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मुख्य धारा की मीडिया को छोड़कर एक स्वतंत्र राह चुनी है। बिहार के बेगूसराय से अपनी जर्नी अकेले शुरू की और आज लाखों लोगों का साथ पाकर वो आगे बढ़ रही हैं। आज हम अजीत भारती जी से बात करने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी पर। सर सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से दिल्ली समेत तमाम राज्यों में जो हम लव जिहाद के केसेस देख रहे हैं, चाहे TCS से लेकर हम मीरा रोड की बात करें मुंबई में, कॉरपोरेट जिहाद से लेकर हम बंगाल की सड़कों तक बात करें, तो लगातार अब जो लव जिहाद के मामले हैं वो लगातार तेज हो रहे हैं। तो इसमें असली कारण क्या है? क्यों एक विशेष समुदाय इतना असहिष्णु हो गया है कि इसके पीछे की जो वजह है वो समझ नहीं आ पा रही और हिंदुओं का कत्लेआम बहुत आम हो गया है अब। एक तो देखिए, एक मज़हब होता है, एक धर्म होता है, एक रिलीजन है, और जब आपकी आइडियोलॉजी केवल लाइफस्टाइल को बेहतर करने को लेकर ना हो बल्कि वो पॉलिटिकल हो जाए या फिर आप शक्ति इकट्ठा करके आप सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, सत्ता में पहुंचने के लिए आपको संख्या बल चाहिए, तो संख्या बल बढ़ाने के कई तरीके, कई मार्ग होते हैं। एक तो है डायरेक्ट इलेक्टोरल जो तरीका है वो होता है, उसके तहत हमने डेमोग्राफिक चेंजेस देखे बहुत जगह पे। असम में हमने देखे हैं, बंगाल में हमने देखा है, बिहार में भी सीमांचल क्षेत्र जो है उसमें है, और आप ढूंढने लगोगे तो आपको कश्मीर में भी मिल जाएगा, तमिलनाडु भी पहुंच जाइएगा आप, और राजस्थान, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं ये लोग, वहाँ वहाँ ये बिखराव है और वो बहुत स्ट्रेटजिक है। जैसे हल्द्वानी का बनभूलपुरा वाला एक केस सुना होगा आपने, 47,000 लोगों ने रेलवे की भूमि का अतिक्रमण किया हुआ है, 22 वर्षों से केस चला,
हाई कोर्ट ने कई वर्षों की सुनवाई के बाद बोल दिया कि इलीगल है, अवैध है, इनको हटाओ, समय दे दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो अभी तक वो हटाए नहीं जा सके। वहाँ मतलब इलीगल लोगों ने आकर के सांसद विधायक तक के चुनाव में जो अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा जो आप लव जिहाद का या तरह तरह के मतलब जिहादों के रूप की आप बात कर रही हैं, उसमें कॉरपोरेट आ जाएगा, लैंड जिहाद आ जाता है। अब जिहाद थोड़ा सा एक आप कह लो कि ऐसा टर्म हो गया उधनिया की तरह हम लोग सब में लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रिवियल टाइप का भी साउंड करने लगता है। लेकिन उसकी जो गंभीरता है या जो जितना वो गहरा पहुंच चुका है वो हमारे और आपके अनुभव के दायरे में अब आने लगा है। पहले हम 10 साल पहले चले जाइए तो इक्का दुक्का इधर उधर से कहीं ना कहीं से केस सुनाई देता था। फिर हमें 2020 में कानपुर की जूही कॉलोनी का एक केस आया जिसमें केवल प्रचलित मामलों की बात की जाए तो अंडर एज लड़कियों का 14 साल की 15 साल की बच्चियों को या तो बहकावे से, या 15 साल की बच्ची मतलब क्या एज होती है उनकी, वो तो आप जिस तरह से उसको ले जाना चाहो वो स्थिति जो है उनकी हो जाती है। उनको बहलाने फुसलाने का, भगाने का, प्रेग्नेंट कर देने का, उसके बाद त्याग देने का, ये पूरा एक पैटर्न वहाँ पे दिखता है। और ये केवल प्रचलित मामले थे, उसको यूपी की पुलिस ने देखा। जो कभी चर्चा में नहीं आया उस पर तो चर्चा हुई भी नहीं। केवल 20 मामले ऐसे लिए थे, उसमें मुझे लगता है 15-16 अंडर एज लड़कियों का था। तो उसमें एक के बाद एक क्राइम होता है। पहचान छिपाने का हो गया, बहलाने फुसलाने का हो गया, जबरन विवाह का हो जाता है। उसके बाद फिर 3-4 ही मार्ग बचती हैं लड़कियों के पास, बचते हैं कि अपने घर वो रिटर्न नहीं कर पाती है, क्योंकि हम अपनी सामाजिक संरचना जानते हैं। बच्ची अगर उस तरह से निकल गई उस राह पे तो माँ बाप उसको अबैंडन कर देते हैं। दूसरा विकल्प क्या है उसका कि उस लड़के के साथ रहे। उस लड़के के साथ रहने से आप ऐसी कई कहानियाँ पढ़ोगे जहाँ पे वो अपने देवर के साथ सोने को विवश है, लड़के के मित्रों के साथ सोने को विवश है, लड़के के बाप के साथ सोने को विवश है। मतलब आप आजीवन एक बलात्कार के कुचक्र में आप फंसी रहिए। या तो इस फेट को एक्सेप्ट कर लो, यदि आप रिफ्यूज कर देते हो देन यू आर किल्ड। आप सूटकेस में मिलते हैं, फ्रिज में मिलते हैं, श्रद्धा होलकर वाला या इस तरह के जो है होते हैं। तो इसमें कहीं पर भी लव जिहाद में आप देखोगे कि एक हिंदू लड़की यदि फंस जाती है तो उसे मुक्ति नहीं है। मुक्ति केवल मृत्यु से है या फिर एक यौन दासी बन करके वो रह जाएगी। सेम पैटर्न्स जो आप कॉरपोरेट में आप TCS का हमने देख लिया, लेंस कार्ट वाला हमने देखा कि उसमें बिंदी जो है आपका बैन कर दिया, कलावा आप पहन के नहीं आ सकते हैं, हिजाब अलाउड है। ये बताया जा, इन सब से यही पता चलता है कि हो सकता है कि पीयूष बंसल को या विनीता को किसी ने फोर्स नहीं किया हो कि आपको ये पॉलिसी रखनी है, बट टू साउंड कूल या फिर टू साउंड एक्सेप्टेबल टू सर्टेन इंडिविजुअल्स, ये इस तरह के उपक्रम करते हैं जिसमें आप परपेचुअली हिंदुओं को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं। और जो माइनॉरिटी है, हम ये नहीं करें कि उनको बोलो ठीक है हिजाब पहन के आती है, बढ़िया बात है, बट आप ये कलावे से क्या हो जाएगा, तिलक लगाने से हाउ इट इज़ वायलेटिंग समवन्स एफिशिएंसी, या किसी को ऑफेंड कैसे कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इट इज़ समवेयर अ डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी कि ऐसा किया जाए और समाज को, परिवारों को, उसके ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का ये षड्यंत्र है एक तरह से। सर लेकिन आपने यहाँ पर एक बात कही कि जो शिक्षा दी जा रही है, तो जो मेन सोर्स है इसका, जो मुख्य सोर्स है, ये जिहाद का जो पर्पस इनके मन में आया है, ये आ कहाँ से रहा है? ये मदरसों से आता है। और कहाँ से आएगा? मदरसे से आता है। और दुर्भाग्य देखिए कि जैसे अभी एक वायर की पत्रकार हैं, उनका हमने ट्वीट पढ़ा जब ये TCS वाला हुआ। हम हर दिन देख रहे हैं कि बम कौन फोड़ रहा है, कौन फट रहा है देह में बम बांध करके, उनके काले झंडे पे सफ़ेद अक्षरों में क्या लिखा हुआ है सबको पता है। फिर भी विक्टिम, मतलब लाल किले पे बम फोड़ दिया तुम्हारे डॉक्टरों ने, डॉक्टर बम फोड़ ही रहा है। IITian तुम्हारा शर्जील इमाम है, IIT गया, उसके बाद क्या कर रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट को काटने के प्लान जो है वो बना रहा है। उसके बाद उमर खालिद, उसको भी भाई JNU हम लेकर के आए कि भाई पढ़ो, हमारे आपके टैक्स के पैसों पे 10 रुपया का खाना खा रहा है, 10 रुपया का हॉस्टल में रह रहा है, और भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात होती है।
और खाली नारेबाजी नहीं होते, ऑर्गेनाइज करते हैं। और दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट राइट्स जो 2020 में हुए उसका सूत्रधार वो बनता है और अभी तक जेल में है, उसको बेल भी नहीं मिल रही है। जब हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा, और पढ़ा लिखा खाली ये नहीं कि 12वीं पास करवा दिया हमने और ग्रेजुएशन कर लिया, नहीं, IITs में तुम गए हो, तुमने MBBS किया हुआ है और MBBS करने के बाद तुम सोच रहे हो कि यार अमोनियम नाइट्रेट ला के इससे बम कैसे बना ले। तो ये तो मतलब शिक्षा का अलग ही दुरुपयोग एक तरह से हो रहा है। इंजीनियर बन गए और प्लान कर रहे हो कि यार नॉर्थ ईस्ट की पटरियों पर इतना मवाद डाल दें कि एयरफोर्स को आना पड़ जाए। और उसके बाद आरफा जो ट्वीट करती है कि अब केवल पंचर वाले टारगेट नहीं हो रहे, पान वाले टारगेट नहीं हो रहे हैं, अब तो हमारे एजुकेटेड मुस्लिम्स, अरे एजुकेटेड मुस्लिम बम बना रहा है तुम्हारा, सब तुम्हारी तरह का नहीं है जिसको एक मतलब अपने कमरे में बैठ करके तुम एक बढ़िया जीवन जी रही हो। और तुमको उन बच्चों को जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं उनको इस रेडिकलाइज्ड माइंडसेट से बाहर निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, बिकॉज यू आर 1% ऑफ मुस्लिम वुमेन हु कुड एवर गेट टू डू ग्रेजुएशन। 1% मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएट है मात्र। आप सोचिए, आप उस स्थिति में पहुंच करके स्टिल यू आर ट्राइंग टू शील्ड द टेररिस्ट। तो ये तो भयावह है। जो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े उनकी ये स्थिति है, मदरसे वाले तो क्यों नहीं। 8 साल के बच्चे का मुरादाबाद का एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें वो बोल रहा है कि हमारे मौलवी जी कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसा करके ला, उसके साथ हम गंदा काम करेंगे। 8 साल का बच्चा ये कह रहा है। 8 और 6 साल का बच्चा यदि इस माइंडसेट के साथ लाखों की संख्या में पढ़ रहा है कहीं पे, वो क्यों नहीं बम अपने देह में बांध करके फट जाएगा किसी संकट मोचन मंदिर में या फिर कहीं पर भी फॉर दैट मैटर जा करके। तो ये तो वहीं से मदरशिप ऑफ टेररिज्म एक तरह से हमारे मदरसे। तो सर इस पे सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट को मदरसों की ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसको क्लाउड पे डाल दो कि एनीबॉडी कैन लिसन टू व्हाटएवर इज बीइंग टॉट देयर। फ्रांस ने ये किया था, अभी पता नहीं कि अभी तो वो भी वोक हो गए हैं मुसलमानों के चक्कर में, लेकिन फ्रांस ने ये किया था कि हमारे मस्जिदों में क्या खुतबे पढ़े जाएंगे, क्या वहाँ पे बोला जाएगा, मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा, मस्जिद में फ्राइडे प्रेयर्स के बाद क्या होगा, एवरीथिंग हैज़ टू बी सर्टेन। वो चार्ट बना करके दे दिया, इससे बाहर तुम नहीं कर सकते हो। तो भारत में वो तो फॉलो नहीं होगा, तो कम से कम ऐसा करें जैसे सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए टीम होती है, अब हर थाने में एक बना दिया, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि मदरसों में, मैं कहता हूँ हर स्कूल में कर दो तुम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरुकुल को छोड़ दो, नहीं, एवरी सिंगल स्कूल जहाँ पे रिलीजियस या धार्मिक एजुकेशन दिया जा रहा है, इट शुड बी 24/7 उसकी मॉनिटरिंग होनी। बच्चों का रेप होने से बचेगा। लड़कों के साथ आप मदरसा मौलवी रेप लिखिए, यंग बच्चे 5-6 साल के हैं, उनका रेप हो रहा है और उसको बचाया कैसे जाता है कि अरे वो लोग आउट स्टेशन मौलवी साहब आते हैं तो उनके अर्जे से तुम बच्चों का रेप करोगे यार 8 साल का, किस तरह का लॉजिक है। एंड पीपल आर कंफर्टेबल विद दिस। मुख्य समस्या यह है, ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग यदि हो जाए और वो ओपन सोर्स कर दिया जाए तो हम और आप भी या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी मदरसे का देखेगा, वो देख लेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ही और शी कैन रिपोर्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है, उस मदरसे में जा कर के भाई कंप्लेन कर दो कि थाना जा कर के वहाँ देख ले। ये करने से मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये रेडिकलाइज्ड एजुकेशन जो है उसमें बहुत कमी आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी सरकार में ये दम है, इतना किसी भी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि वो ये कर सके। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर एक मुद्दा और गर्मा रहा है, वो है यूजीसी को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि हमने जब सोशल मीडिया खंगाला आपका तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है। आपने जो स्टैंड लिया है, आप, मैं माफ़ी चाहूँगी उस वर्ड के लिए, तो आप एक राइट विंगर माने जाते हैं, एक प्रो हिंदू माने जाते हैं। हमने सोशल मीडिया पे देखा तो जो राइट विंगर थे वो ही आपके निशाने पे भी आए इसमें। तो यूजीसी पे आपका क्या स्टैंड है? आपको कंप्लीट रोल बैक चाहिए या इसमें मॉडिफिकेशंस होने चाहिए? ये थोड़ा मतलब ये इतना सिंपल नहीं है कि कंप्लीट रोल बैक से नथिंग इज गोइंग टू गेट सॉल्व। ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट के माइंडसेट की है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो और उसे कैसे ट्रीट करते हो। और यूजीसी पे
बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं मतलब खाली अकेला क्रेडिट नहीं लूंगा, बट पीपल इन लास्ट 100 days हैव गॉन सॉफ्ट फॉर वेरियस रीजंस। बहुत सारे लोग जो थे, मैं थोड़ा विशियस हो गया हूं इसमें। उसका एक कारण है, क्योंकि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं जो 5 लाख लोग एक्स पे है, 10 लाख लोग, मतलब जो मेरे फॉलोअर्स हैं, दे एक्सपेक्ट मी टू टेक अ स्टैंड। और खाली वह स्टैंड की बात नहीं है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे लेना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि मैं एक जिस जाति से आता हूं उसके बच्चों के भविष्य की भी बात है, तो इट इज ऑल्सो पर्सनल टू मी। तीसरी बात यह है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट 0.3 सब क्लॉज सी। खाली वो बात नहीं कि आपने जो है ब्राह्मणों को, राजपूतों को, इनके बच्चों को एक्सक्लूड किया। यह है कि वो पॉइंट वहां तक पहुंचा कैसे, उसकी जड़ में क्या है। देखिए 30-40 हजार कैंपस होंगे इस देश में, मतलब कॉलेज के, स्कूल के, ये सब जहाँ पे ये अप्लाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सब मिला करके आप देखोगे पिछले 5 वर्षों में SC/ST के मामले 574 या ऐसे कुछ है। तो आप देख लो कि पर यूनिवर्सिटी भी एक मामला नहीं आ रहा है एक साल में। तो इसका मतलब है कि इट वॉज नॉट नीडेड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये केवल और केवल एक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। तुष्टीकरण अभी भी चल रहा था। 2018 में जो 2 जज की बेंच ने बोला कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है कि आप बिना जांच के किसी को जो है जेल में डाल दोगे। SC/ST एक्ट की बात कर रहा हूं, वो पलट दिया गया संसद में जाकर के नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अभी जो कहा जा रहा है ना कि इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, बात सुप्रीम कोर्ट का स्टे का है ही नहीं। नरेंद्र मोदी इसको पलट दें कल को तो, और वो भी बात नहीं है। बात यह है कि आरक्षण जिस विकृत रूप में पहुंचता जा रहा है, और भाजपा शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश 73% आरक्षण के लिए लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में केस। हाई कोर्ट ने 2 बार लौटा दिया कि अब हो गया भाई, ये नहीं हो सकता, यू कैन नॉट ब्रीच 50% मार्क। राम भगवान को जातिवादी हत्यारा बता करके उस एफिडेविट के साथ मध्य प्रदेश की हिंदूवादी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे। अभी तक इतना आउटरेज होने के बाद भी दे हैव नॉट पुल्ड आउट दैट पर्टिकुलर एफिडेविट, जिसमें यह कहा गया है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं। मतलब तुम भगवान राम को, एक प्रक्षिप्त है उत्तरकांड का है जो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है, उसका आधार बना करके जातिवादी और हत्यारा बता रहे, और उसके बाद राम मंदिर बनाने का उसका भी मतलब चमका लेते हो कि हमने बनवा दिया। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। फिर देखिए एट्रोसिटी एक्ट में कन्विक्शन का रेट 8% है। 92% ऑफ केसेज आर ईदर फॉल्स या फिर प्रूव ही नहीं हो पाते हैं। बिहार में 0.67% या 0.3% ऐसे कुछ है कन्विक्शन, नॉट इवन 1%। तो इसकी आवश्यकता क्या थी? आपने कैंपस में जहाँ पे नॉर्मली बच्चे मतलब पहली बार स्कूल के यूनिफॉर्म्ड अप्रोच से, वहाँ पे हर समय आपको शिक्षक बताएंगे कि ये मत करो, वो मत करो, टाइम पे आओ। कॉलेज थोड़ा सा फ्री होता है, यू कैन वियर द ड्रेसेज ऑफ योर चॉइस, यू कैन फॉलो एनी आइडियोलॉजी। आपको नाटक करना है वो करो, क्लास जाने का मन है जाओ, नहीं जाने का मन है नहीं जाओ। मतलब हर तरह के उन्मुक्त आचरण के लिए कैंपस बनता है। और वहीं पर्सनालिटी जो है ना आपकी हार्डन्ड होती है, वहीं पे आप पूरी दुनिया का वर्ल्ड व्यू लेकर के चलते हैं, और वहाँ से कुछ अच्छा बन करके आप निकलोगे। और वहाँ पे आप सोचिए कि बच्चा हमेशा इस तनाव में रहे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ अपने मित्र को, जो हो सकता है काला हो उसको मैं कलुआ बोल दूंगा, नाटा हो उसका नटुल्ला बोल दूंगा, लंबा है लंबू बोल दूंगा। मतलब मुझे लोग, मेरी आंखें छोटी, चिंकी बोलते थे। मैं तो बिहार का हूँ लेकिन मुझे चिंकी बोलते थे। तो है, अब मेरा दोस्त बोलता था एंड आई वुड नॉट टेक ऑफेंड टू इट। लेकिन मैं किसी दूसरी जाति का हूँ और इक्विटी स्क्वाड वाले को मैं कंप्लेन कर दूं कि उसने मुझे जातिवादी होने के कारण या नस्लीय टिप्पणी कर दी, आप सोचिए उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो सकता है। आपने न केवल एक्सप्लिसिट बातों पे बोला कि जो बोलेगा उस पर तो हम केस करेंगे ही, इम्प्लिसिट भी कि मुझे फील हो रहा है कि उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया मेरी जाति के कारण, वो जो है भयावह है। मुझे उससे एक तो लगा। और उसके बाद जब हम ये इस तरह का एक केस आता है ना, वो ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे आर्कड्यूक फर्डिनेंड को
जब असैसिनेट कर दिया गया तो वर्ल्ड वॉर वहाँ से चालू हो जाता है। उससे पहले बहुत कुछ उबल रहा था। तो अभी जो ये यूजीसी आया है, यूजीसी केवल वो स्पार्क है। उसके पीछे हम देख रहे हैं कि हॉस्टल में फ़ी किसकी माफ़ होगी? SC ST की, OBC की। स्पेशल हॉस्टल किन के लिए बनेंगे? SC ST OBC के लिए। स्कॉलरशिप स्कीम SC ST OBC मुस्लिम के लिए। फ़ी उनका 0 होगा और 24 लाख रुपया सवर्ण देगा IIMs में। IITs की फ़ी आप देख लो, 10 लाख रुपये इनका होता है और SC ST OBC का इसी तरह 2 लाख 1 लाख इस टाइप से होता है। लोन मिलने में आसानी हो रही है, फॉर्म खरीद रहे हैं, फॉर्म का दाम हम 1000 दे रहे हैं, उनको फ्री में मिल रहा है। दिस इज डिजास्ट्रस। हम इस पे कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप 50% आरक्षण हटा दो। हम उस पर डिबेट कर सकते हैं कि भाई ये जो है एफिशिएंसी घटा देगा, लेकिन हम मान चुके हैं, समझा चुके हैं कि 50% सीट ही है हमारे लिए। हम उसको नहीं कह रहे हैं कि आप उसको घटा दो। हमारी लड़ाई वो नहीं, हमारी यह है कि मैं जिस जाति से आता हूँ या हमारे गांव में मैंने जो देखा है, ब्राह्मणों की स्थिति अति दयनीय है। उनके पास अपना घर तक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मकान पहले SC ST को मिलेगा, बचेगा तब तुमको मिलेगा। जब हम देख रहे हैं कि सवर्णों में भी निर्धन हैं, तो आप कम से कम हमारे लिए फ्री कोचिंग हमारे बच्चों के लिए दो। तुम बोले वो गरीब है, मैं कमा रहा हूं, मैं 20 लाख 30 लाख रुपये यदि टैक्स दे रहा हूं, एक बंदा दे रहा है, उस टैक्स के पैसे से किसी और की सब्सिडी फाइनेंस हो रही है, हमारे बच्चे की नहीं हो रही है। ये मतलब कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। हम पे कर रहे हैं उनके लिए जो मेरे ऊपर केस करेगा, मेरे बच्चे को जेल भेज करके उसका पूरा भविष्य तबाह कर देगा। तो मेरा केवल ये नहीं है कि रोल बैक हो जाए, ये सब, इससे कुछ नहीं होगा। ये अप्लाई भी कर देंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू, मतलब कुछ केस 500 1000 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होता है। बात मैं पुनः कह रहा हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। ये अंबेडकर को लेकर के तुष्टिकरण, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के पूज्य हैं, वहाँ रहे, पूरे देश पर क्यों थोपा जा रहा है उनको? और उनकी भगवान ब्रह्मा को लेके, सरस्वती जी को लेके जिस तरह के उनके शब्द हैं, जिनको यही संघ और भाजपा पहले हमें बताती थी कि भाई इसने ऐसा लिखा है, आज तुम्हारे पूज्य पिताजी हो गए। तो हमें वहाँ पे दिख रहा है कि आप ये दलित तुष्टिकरण की राजनीति के मिल में हमारा तेल निकाल रहे सवर्णों का, कि टैक्स भी हम दें और हमारे बच्चे को सब्सिडी भी ना मिले। तो निर्धन जो भी हैं सवर्णों का आरक्षण मत दीजिए, उनके लिए जीवन थोड़ा सरल बना दीजिए। आर्थिक रूप से जो अक्षम है उनका एकदम एट पार विथ उनको SC ST ट्रीट करना चाहिए। आरक्षण मत दो, लेकिन फीस उनका माफ हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कमा करके दे रहे हैं। तुमने एज्यूम किया ना कि सवर्ण के पास पैसा है, उसकी स्थिति अच्छी है, तो वो जो है अफोर्ड कर सकता है। तो हाँ, हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यूजीसी में मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत है। अजीत सर, तो यहाँ पर अगर हम दूसरे गर्म मुद्दे की बात करें तो पश्चिम बंगाल चुनाव हो रहा है, तो लेकिन यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी को एक सॉफ्ट आइडल की तरह दिखा रही है? मीडिया का खेल देखिए, आप तो मेन स्ट्रीम में ही हो अभी, और मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, इकोनॉमिक टाइम्स में काम किया। मैं ये सारा खेल समझ के आया हूँ कि मैं वहाँ पे रहते हुए अपनी बात नहीं कह सकता। हर कंपनी पे हो सकता है ये अप्लाई ना करता हो, बट टेलीविज़न मीडिया में आप थोड़ा सा मतलब एक बार दृष्टि डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कोई एंकर इस तरह का लाइन लेके क्यों चल रहा है। उस पे गवर्नमेंट के कितने एड्स आते हैं, किस गवर्नमेंट के आते हैं, उससे तय हो जाएगा। केजरीवाल जब तक दिल्ली में थे, केजरीवाल से रिपोर्टर क्वेश्चन नहीं पूछता था। केजरीवाल ने जो बोल दिया वो दिखा दिया जाता था कि केजरीवाल ने कहा कि फलाना भ्रष्ट है। जर्नलिस्ट का काम होता है फॉलो अप क्वेश्चन करना, कैसे भ्रष्ट है, बधाई हो दिल्ली स्पीड ब्रेकर बना है। जर्नलिस्ट ये नहीं पूछ रहा है कि यार स्पीड ब्रेकर बना है तो कौन बनाया, क्यों बनाया, इसके लिए तुम बोर्ड क्यों लगा रहे हो। नहीं, उन्होंने बोल दिया, हम जो है मान लेंगे। इससे समस्या इसलिए होती है कि मीडिया वालों को सरकारी विज्ञापन यदि ना जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, दे वोंट बी एबल टू सस्टेन। NDTV पिछले 10 क्वार्टर से लगातार क्या कहते हैं लॉस में चल रहा है। कल का समाचार है। टेलीविज़न मीडिया जो है इट टेक्स
ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, और उनको हमारे जैसे छोटे कमरे में जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, भयंकर चैलेंज उनको मिला हुआ है। उनकी व्यूअरशिप दिनों दिन डाउन होती जा रही है। ऐसे में वो क्या करेंगे? ऐसे में वो उन नेताओं को पकड़ेंगे, चाहे बैकरूम डीलिंग्स हो या कैसी भी हो। तो उस कारण से आपको एक जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिलता है कि सॉफ्ट अप्रोच। अब दूसरा इसका एक और कारण है कि एक तो प्रो ममता हो जाएगा कि कुछ लोग प्रो ममता हैं, क्योंकि भाई कोई भी उनकी आइडियोलॉजी उस तरह की हो। दूसरा है कि आप एंटी मोदी या एंटी बीजेपी गैंग में या प्रो इंडी अलायंस हैं, फिर आपको लगेगा कि यही एक बढ़िया अपोनेंट है जो मोदी के टक्कर में, उसको कुछ भी बोल देती है। कुछ भी क्या बोल रही है इससे किसी को मतलब नहीं कि वो जो क्लेम कर रही है क्या वो हिपोक्रिटिकल है, उसने स्वयं वैसा ना किया है, या क्लेम कर रहे उसको थोड़ा विस्तार से बताओ कि वो सही कर रही है। नहीं, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, तो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने से क्या वो अच्छी है या बुरी है, हमको ये जानने में इंटरेस्ट है। बंगाल की महिलाओं की क्या स्थिति है? एकमात्र महिला मुख्यमंत्री यदि बोले कि रेप जो है वो मतलब ठीक है, वो उसका तो प्रेम संबंध चल रहा था, तो रेप हो जाएगा। वो रात में घूमती थी वैसे कपड़े, ये इतना ही इंसेंसिटिव है जैसे मुलायम सिंह का था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती। आप इस तरह की चीजों को एज ए चीफ मिनिस्टर, वुमेन चीफ मिनिस्टर, आरजी कौर वाला इंसिडेंट जो हुआ उसमें क्या स्टैंड था इनका? संदेश खाली में उस शेख शाहजहां को बचाई फिर रही थी, कितने समय के बाद वो जो है वो अरेस्ट हुआ है। महिलाएं झाड़ू लेकर के निकल आई थी संदेश खाली में, तब जाकर के इतना प्रेशर बना और उसके बाद उसके ऊपर केस बनता है। तो ऐसी महिला चीफ मिनिस्टर का हम क्या करेंगे? नहीं चाहिए भाई। इससे बढ़िया कोई पुरुष चीफ मिनिस्टर है जो अच्छा काम कर रहा है अपने राज्य में। महिला होने के बाद भी, बंगाली होने के बाद भी, यदि बांग्ला कल्चर में एक इस्लामिक इन्वेजन आप पर्पसफुली करवा रहे हो, तो भाई तुम न तो बंगाल के साथ तुम खड़े हो सके, न महिलाओं के साथ खड़े हो सके। और ऐसे लोगों को लेकर के मीडिया में अगर पॉजिटिव कुछ दिखाया जा रहा है और ओवरली पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, या सॉफ्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं बताओ उस पे ईडी का रेड हो गया। ईडी का रेड बहुत पे हो रहा है, केस लड़ो और बाहर आ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि अजीत सर मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें कहीं ना कहीं कमी तो है। सीएनआरसी का वो विरोध करती हुई आई है हमेशा से ही। अब वो बांग्लादेश मॉडल जैसा आपने बताया कि वो उस पर ही अग्रसर हैं, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया की सच्चाई क्यों नहीं लोगों को दिखा रहा है? मेन स्ट्रीम देखिए, मतलब एक ये भी होता है कि हिंदी हार्टलैंड जो है ना, वो हिंदी मीडिया कंज्यूम करता है। बंगाल में क्या चलता है, ये टिरेनी ऑफ डिस्टेंस आप कह लो कि हर समाचार यहाँ तक नहीं आता है। वहां पे कुछ हाईलाइट जब तक नहीं होगा, जब तक आरजी कार्ड नहीं हो जाएगा या उसी तरह कुछ, तब तक वो चर्चा में भी नहीं आता है कि वहाँ किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं 2021 के चुनाव से पहले वहाँ पे गया था बंगाल में ग्राउंड रिपोर्ट्स करने के लिए, और मैं एक दिन में मैं कम से कम 20 परिवारों से मिला। 8 का इंटरव्यू मैंने किया, जिसके घर के बच्चों किसी का गर्दन काट दिया गया था, किसी को मार दिया, किसी को कटीले तार में लटका करके आग लगा दिया। भयावह स्टोरीज मैंने सुनी, और वो कभी आई नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में। वो स्टोरीज आपको केवल और केवल छोटे छोटे जो यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं वही दिखा पा रहे थे। और जब मैं जा रहा था, एक का इंटरव्यू मैंने किया था, उसको भी माटिया ब्रूद से भाजपा ने कैंडिडेट भी बनाया था, वीर बहादुर सिंह उनका नाम था। मैं उनके पीछे जा रहा था और मैंने सुना 2 लड़के खड़े थे मुस्लिम, और वो बोल रहे थे कि बांग्ला में उन्होंने बोला कि पिछली बार तो बच गए थे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। उसके पीठ में सटा के गोली मारी थी, और वो भगवान का ऐसा देखिए कि वो बच गया आदमी, कि दोनों लंग्स और हार्ट को मतलब बीच में राह बना करके गोली निकल गई। इस तरह से वो बच गया, और अभी उम्मीदवार है, हो सकता है जीत भी जाए। तो मैंने वो बंगाल देखा है, और मेन स्ट्रीम को वो बंगाल नहीं दिख रहा है। जाकर के कवर करो भाई, नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो वहाँ पर जो मीडिया हाउसेज हैं उनको एक तो सीधा ऐड मिलना बंद हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपका हेडक्वार्टर है तो उसको टीएमसी वाले अटैक भी करते हैं, ऐसे भी समाचार मिले। तो ऐसे में क्यों दिखाएगा कोई क्यों लूट लेगा इतना? बिल्कुल। तो अजीत जी, यहाँ पर हम हिंदुओं की काफ़ी बात कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम वर्तमान में देखें, राजनीतिक स्थिति देखें, तो आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है?
एज अ प्रो हिंदू अगर आप चूज करना चाहे, मैं ऑप्शंस भी दे सकती हूँ आपको, योगी आदित्यनाथ चुनेंगे आप या हिमंता बिस्वा चुनेंगे या कोई और मुख्यमंत्री जो आपको पसंद हो, और क्यों? इसमें देखिए, मतलब इसमें चुनने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा मुझे। योगी जी हैं, इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप देखोगे। हिमांता का भी अपना रोल है, लेकिन फिर वही मैं बोल रहा हूँ, टिरेनी ऑफ डिस्टेंस। हिमांता एक नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं, इसके कारण उनका केवल वही पार्ट हम तक पहुंचता है जिसमें 20,000 एकड़ जो है अतिक्रमण से मुक्ति करवाई, इस तरह से। और हिमांता अभी 5 ही साल बने मुख्यमंत्री, तो उनके पास अभी उन्होंने बेस तैयार किया है, और अब हो सकता है कि डेवलपमेंट जिस पेस पे होना चाहिए, अगर वो जीत जाते हैं और लग रहा है कि जीतेंगे, तब फिर वो बिल्ड करेंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्रदेश है, उसका सैटेलाइट सिटीज यहाँ अच्छी हैं, नोएडा जैसे इंडस्ट्रियल हब है, गाजियाबाद है आपके पास। फिर क्या होता है कि आप अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह भी प्रोजेक्ट करते हो कि भारत का हम ग्रोथ इंजन बनना चाहते हैं। आर्थिक राजधानी तो महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश की तरफ कोई देखने भी नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे जो गुंडई चल रही थी, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी थी, उन्होंने सदैव ही उत्तर प्रदेश में जो है माफिया सरगनाओं के चंगुल में फंसे रह करके ही पैरेलल गवर्नमेंट अलग चल रहा है। योगी आदित्यनाथ हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से वो मतलब 100% एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं, नहीं, परफेक्ट कोई नहीं होता। अभी भी हम और आप बैठे हुए ना, हवा चल रही है, लाइट जा रही है ना, और ये मैं 2022 से देख रहा हूँ। मैं ट्वीट कर कर के, अरविंद शर्मा इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं, टैग कर कर के, जलील कर कर के मैं थक चुका हूं, लेकिन यहाँ जो है स्थिति नहीं सुधर रही है। आप राइन विंगर्स के निशाने पे आ जाते हैं। नहीं, अब इसमें भी, इस पे भी मैं आऊंगा। ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ का अप्रोच इसको लेकर के बहुत अच्छा रहा कि पहले लॉ एंड ऑर्डर हम सुधारेंगे, वो सुधारोगे तो अपने आप इंडस्ट्रीज आएंगी। बिहार में यही था। बिहार जानती हैं आप, 60 और 70 के दशक तक भारत के टॉप 5 जीडीपी कंट्रीब्यूटर्स में था। हमारे पास सबसे अधिक इंडस्ट्रीज थी। हमारे पास झारखंड था जिसमें माइंस थे, उसके बाद हमारे पास शुगर मिल्स, भारत के 25% शुगर सप्लायर जो है बिहार के थे। अच्छे इंडस्ट्री जमशेदपुर, मतलब इंडस्ट्रियल सिटीज जो होती है ना, बिहार में हुआ करते थे। उसके बाद चलिए झारखंड अलग हो गया, वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले ही झारखंड था, तब भी लालू ने आकर बर्बादी फैलाई। उसके पहले यूनियन बाजी और फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, ये सब आया, वो बर्बाद हो गया था। फिर क्या लालू के टाइम में बर्बादी कैसे हुई कि हर शोरूम वाले से जाकर के आप रंगदारी टैक्स मांग रहे हैं। अब 1-2 बार तो चलता है, लेकिन वो परपेचुअल यदि हो जाए तो इंडस्ट्री बोलेंगे भाई हमको नहीं रहना है। दे स्टार्टेड पुलिंग आउट। वही यूपी के भी साथ सपा के कालखंड में हुआ कि इंडस्ट्रीज वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आपको जो है फलाने नेताजी को और इसको जो है टैक्स देना है रंगदारी का। योगी आदित्यनाथ ने उसको हटा दिया, वो पूरा ही खत्म कर दिया। अब क्या है कि एक माहौल अच्छा बना है तो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और एक मुख्यमंत्री जो अपने मठ से बाहर नहीं निकला है कभी, उनको यही कहा जाता था ना कि तुमने मठ चलाया, तुम तो म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं चलाए, तुम मुख्यमंत्री कैसे अच्छे बन सकते हो। बट उनको प्लस केंद्र सरकार को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका, केंद्र सरकार जब तक आपके साथ नहीं रहेगी, तो आप जैसे कल ही गंगा एक्सप्रेसवे जो है उसका उद्घाटन हुआ है, 594 किलोमीटर का है, 12 जिलों को जोड़ रहा है। पर्यटन में इतना अच्छा विकास आने वाला है यूपी में, और एंड इट इज़ वन ऑफ द मेनी एक्सप्रेसवेज, ठीक है। उसके साथ ही आप टेम्पल कॉरिडोर्स देख लो, 50 तरह की चीज़ें हुई हैं। कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन, बारिंग वन इंस्टेंस ऑफ जो स्टैम्पीड हो गया था। बाकी आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन ने एक मॉडल दिखाया है कि एक बर्बाद राज्य बीमारू प्रदेश में आता था, अभी एक्चुअल में भारत का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है, और वो कम से कम एस्पायर कर रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। दिस इज ह्यूज। इस कारण मैं योगी आदित्यनाथ जी का, उनके विजन का मैं फैन हूँ। यहाँ पे मैं यह भी कहूँगा कि हालांकि अधिकारियों पे उनकी नहीं चल रही, या अधिकारी अपना मनमानी कर रहे हैं,
उसके कारण उनके छवि पे प्रभाव पड़ रहा है। उनको थोड़ा सा सीबीआई और ये सब अधिकारियों पे भी छोड़ना चाहिए, कुछ करप्ट मिनिस्टर हैं उन पे भी लगाना चाहिए, ताकि 2027 की राह उनके लिए थोड़ी सरल हो सके। नहीं तो अभी अभी थोड़ा कठिन है। एक तो यूजीसी का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बिल्कुल उसमें ब्राह्मण और ये सारा कुछ, तो वो स्थिति उनके लिए तो विकट आपका हो जाए। पसंदीदा हम मान के चलें कि योगी आदित्यनाथ? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। तो अजीत जी, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ आपके फैसले ऐसे होते हैं जिससे जो एक आइडियोलॉजी आपको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, एक्स पे फॉलो करती है, वो आपके अगेंस्ट हो जाती है। राइट विंगर्स जिनके लिए आप जाने जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आपके फैसले क्यों उनको फिर लगते हैं कि आप फिर दोबारा से ही उनके निशाने पे आ जाते हैं? देखिए, ये एजम्पशन ठीक है कि मैं भाजपा का आदमी हूँ या संघ का आदमी हूँ, ये कहाँ से उपजता है? मैंने कभी ये बात बोली नहीं है, क्योंकि मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ जिसने अपने दम पर बिना एक पैसे पॉलिटिकल फंडिंग के अपने आप को इस स्तर तक मैं लेकर के आया हूँ। और मैं 3 जगह पे, मतलब अगर YouTube की हम बात करें तो ऑप इंडिया में था, वहाँ इस्टेब्लिश किया मैंने उसके हिंदी को, और YouTube उनका जो मैंने बनाया, और उसके बाद जो है डू पॉलिटिक्स में एक अपने मित्र के साथ चलाता था, उसमें भी 7 लाख के लगभग सब्सक्राइबर आए। उसके बाद वो ख़त्म हो गया, फिर मैं इस चैनल पे आया। आप उसका यदि एनालिसिस करोगे तो इट हैज़ ऑलवेज बीन 85% प्रो बीजेपी, 15% एंटी, क्योंकि उसी तरह से मैं सोचता हूँ कि उनकी नीतियाँ भी पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, जिस पे मैं एक पत्रकार के रूप में कमेंट करूंगा। ठीक है, नहीं करूंगा तो फिर मुझे प्रवक्ता बन जाना चाहिए पार्टी का। प्रवक्ता मैं तब बनूंगा जब तुम मुझे प्रति महीने पैसे दे रहे हो, सीधा स्पष्ट है। और मैं जो लेते हैं पैसा उनको बुरा नहीं मानता, क्योंकि YouTube पे हम 55% अपना अमाउंट जो हम अर्न करते हैं वो यूएस में रह जाता है। मतलब 100 रुपया यदि मैं जनरेट कर रहा हूँ, 45% गूगल को जाएगा, 10% टैक्स यूएस काटेगी, 45 रुपया मेरे पास आएगा। इस 45 में 15 रुपया इंडियन गवर्नमेंट लेती है। मैं 30 रुपया अपनी क्षमता का जो अर्जित कर रहा हूँ वो उगा रहा हूँ, और मैं QR कोड लगा करके याचना कर रहा हूँ। मैं भिक्षाटन ब्राह्मण हूँ, भिक्षाटन कर रहा हूँ, याचना ही करके ब्राह्मण अपना घर चला रहा है। ऐसे में किसी पार्टी के लोगों की यह आशा क्यों हो जाती है कि मैं उनका एक स्वामी भक्त कुत्ता बन करके भौंकूं? मैं यही शब्द का प्रयोग करूंगा। पिछले 100 दिन से जिस तरह के विशेष अटैक्स मैं झेल रहा हूं, मेरी माता जी का देहांत हो गया, और ये जो हमारे आप राइट विंग जिनको बोल रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उनमें से नहीं हूं, मैं हूं। उसमें हमारे कुछ मित्रों ने ऐसी घटिया घटिया टिप्पणियां की हैं कि माँ की चिता भी ठंडी नहीं हुई और अभी भी यूजीसी पे लिख रहा है। ये सारी बातें, ये आप सोचो कि मेरी माँ 58 साल की थी, शी वॉज नॉट इवन 60। आप सोचिए, ठीक है मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं सेटल हो गया लाइफ में, पत्नी है, बच्चा है, बट माँ का जाना होता है। और उसमें कोई आपको टारगेट करे और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये टारगेटिंग ऑर्गेनाइज्ड रूप से हो रही थी, एंड नोबडी, जो लोग मुझे कहते हैं ना कि हम तो तुम्हें अपना मानते थे, तुम अपना मानते थे, तुम्हारी चाची मरी है तो तुमने क्यों नहीं इन लोगों को रोक लिया? किसी ने नहीं रोका। पर मैं अपनी माँ के साथ जो हुआ उसके कारण इतना विशेष नहीं हूं, मैं मुद्दे के कारण हूं कि भाई 100 दिन से आपको एक स्टेटमेंट आपका क्यों नहीं आया, यह मेरे लिए पेनफुल है। तो जब आप कहते हैं ना कि आप राइट विंग से ही हो, ऐसा क्यों लिखते हो, मैं वैसा लिखूंगा क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मेरी आत्मा मुझे झकझोरेगी यदि मैं एक ही में लगा रहा हूं। मुझे राजनीति करनी होगी या मुझे आगे बढ़ना होगा उस तरह से, आई विल जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी। जब तक नहीं हूं तब तक आप मुझे काउंटर तो करो आकर के। और ये एज्यूम आपने किया कि मैं आपका हूं, एक वही मंथली पेमेंट जिसको देते हो उसको आप एज्यूम कर सकते हो ये तो मेरा कुत्ता है, लेकिन नहीं देते हो तो फिर ये एज्यूम करोगे, फिर वो कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ेगा क्योंकि वो आपको पहचानता नहीं है। मैं एक इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म करने वाला व्यक्ति हूं। और फिर आप कहोगे कि यूजीसी पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत लंबा खिंच गया यार, अब
रुक जाओ यार अजीत, मतलब क्या कर रहे हो। मेरा कहना है कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। कंटेंट क्रिएटर इशू टू इशू या डेली उसको एक यूनिक चाहिए जिस पे वो कंटेंट बनाए। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट एक इशू को लेकर के उसको पेड़ता रहता है, उसकी चिट्ठी जब तक नहीं निकल जाएगी अंतिम बूंद तक, तब तक मैं इस विषय के पीछे भागूंगा। या तो इसका समाधान हो जाए या मुझे लग जाए कि भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मैं अपनी ऊर्जा जो है व्यर्थ कर रहा हूँ। ये जिस दिन मैं कन्विंस हो जाऊंगा फिर मैं त्याग दूंगा, पर तब तक आलोचना तो करता रहूंगा। ये किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, 100 दिन हो गए, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, हाउस अरेस्ट तक करवा दिया मुझे। तो ये यदि तुम्हारा मैं अपना था, तुमने मुझे हाउस अरेस्ट कैसे करवा लिया? यदि मैं तुम्हारा अपना था, मेरे घर पे 5-5 पुलिस वाले क्यों आते हैं? यदि मैं तुम्हारा अपना था तो मेरे ऊपर तुम्हारे शासित राज्यों में एफआईआर क्यों हो रहे हैं? ये तो अपनों के साथ नहीं होता। बट मैं जानता हूं मैं तुम्हारा अपना नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं अपना किसी का नहीं हूं, मैं अपने आप का अपना नहीं हूं। तो ये एज्यूम करना ये उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये खुल के कहता हूं मैं भाजपा का समर्थक हूं। समर्थक होना और पार्टी का कार्यकर्ता होना एक तो उसमें अंतर है। दूसरा, सच्चा समर्थक और कार्यकर्ता भी वही है जो पार्टी को भटकता देख करके बताता है कि यहाँ पे तुम भटक रहे हो। यदि तुम ऐसा कहने की स्थिति में नहीं हो, फिर तुम केवल एक अवसरवादी कुत्ते हो जिसको हड्डी जब तक मिल रही है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। यू आर नॉट चैलेंजिंग, किसी को तुम बता नहीं रहे हो कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तो ये सच्चे समर्थक का भी काम नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है उनके प्रति वो साफ हमें दिखाई दी है। सर, यहाँ पर हम दोबारा से अगर हम बात करें सेकुलरिज्म की, जो हमारे देश में बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन मानते बहुत है लोग उनको। हमने काफ़ी सारे केसेस देखे, टीसीएस देखा, जो अब मीरा रोड में स्टैबिंग हुई थी हमने वो भी देखी। तो सेकुलरिज्म शब्द जो है उसके मायने क्या है आपके लिए? सेकुलरिज्म शब्द एक तो मतलब भारत जैसी संस्कृति में ये पहले से ही सन्निहित था। ये हमारे यहाँ का शब्द नहीं है। ये शब्द तब आता है जहाँ एक ही तरह के लोग रहते थे और उनमें बाहरी को लेकर के कोई स्वीकार्यता नहीं थी। उनके लिए, जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए बाहर से जो भी आ रहा है वो थ्रेट है, उसको हम मार देंगे, काट देंगे। क्रूसेड्स हुए, इस्लाम वैसा ही। जो भी पॉलीथेइस्ट बहुईश्वरवादी जो भी सभ्यताएं होती हैं उनमें ये इंट्रिंसिक है, उसमें अंतर्निहित है। हम 33 प्रकार के देवी देवता हमारे हैं, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार। उसके बाद हमारे अन्य उनके जो प्रकट रूप होते हैं, शक्तिपीठ हो गए, चामुंडा देवी, और ये सारा कुछ अवतारों की हम पूजा करते हैं। ये सब कुछ है। अब क्या है ना कि ग्राम देवता का कॉन्सेप्ट आता है, वो तो हमारे किसी पुराण में नहीं है ग्राम देवता, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति होगा जिसने बहुत बढ़िया काम किया पूर्वज में, तो उसको पूजने लगते हैं लोग। तो हम उस परंपरा से, तो हमारे लिए एक नई चीज को स्वीकारना अजीब या विचित्र नहीं है। हमारे जामनगर के राजा ने पोलैंड में फंसे यहूदियों के बच्चों को जो है प्रश्रय दिया। हमने पारसियों को उनके फारस से वहां से भगा दिया गया, न केवल उनको बसने की जगह दी बल्कि बोल दिया 50 किलोमीटर के दायरे में कोई जाएगा ही नहीं आपको डिस्टर्ब करने। हम वो सभ्यता है। हमने क्रिश्चियनिटी को भी आने दिया, इस्लाम भी आया, और अभी भी कोई द्वेष के साथ नहीं रह रहे थे, जबकि इन्होंने हमारे हाथ काटे, लाखों लोगों के घर उजड़े, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप्स हुए, गांव के गांव उजाड़, सब कुछ होता रहा। हमने फिर भी कोई हेट अपने हृदय में हम लेकर के नहीं चल रहे थे। देश का विभाजन होता है, लोग मरे उस संख्या में, उसके बाद भी हेट जैसी चीज़ तब तक नहीं आई जब तक ये सोशल मीडिया पे आप हमारे देवी देवताओं का मजाक 50 तरह का करने लगे। तो जो सेकुलरिज्म है ना, भारत के संदर्भ में उसकी न तो आवश्यकता थी, अभी उसका रूप जो है सेकुलरिज्म मतलब हो गया एंटी हिंदू होना। मतलब कलावा कटवा देंगे, तिलक मिटवा देंगे, दैट इज सेक्युलर। तुम्हारे यहाँ पे जो मुस्लिम एम्प्लॉय है वो नमाज पढ़ने जा सकता है फ्राइडे को, लेकिन हिंदू टीका लगा के नहीं आ सकता। ये सेकुलरिज्म नहीं है। अगर आप जिस भावना के साथ इसे
और बाय द वे वो हमारी संविधान का मूल हिस्सा भी नहीं, वो बाद में संशोधन के बाद जोड़ा गया है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था कि भारतीय समाज में इस अवधारणा की कोई आवश्यकता है, नहीं थी, इसलिए नहीं डाला था। बाद में आपने डाला क्योंकि उसको फिर बेस बना करके हम आगे बढ़ेंगे और किसी को हम टारगेट करेंगे। तो दैट इज़ नॉट सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म तो है कि भाई जो हिंदू ऑलरेडी करता आ रहा है वही सेकुलरिज्म है। यू डोंट नीड अ फॉरेन वर्ड टू डिफाइन अस। बिल्कुल, शायद हमने सेकुलरिज्म की और तमाम उन सभी मुद्दों की असली सच्चाई जानी है जिनकी हमें ज़रूरत है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इसी तरह की पॉडकास्ट सीरीज के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।